Hello my friends, myself Sarin Pratap Singh, Assistant Professor B.Ed Department, School of Education, BBT University, Lucknow. Today my class depend on language of theory. पिछले वीडियोस में आप लोगों ने यूनिट फर्स्ट जो हमारा चल रहा है, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम लोगों ने कई टॉपिक्स को पिछले देखा है कि लैंग्वेज की डिफिनीशन क्या है, मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और उसी में और भी तमाम टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने उसमें स्कोप ऑफ लैंग्वेज भी पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है कि लैंग्वेज ऑफ थ्योरी, या इसे हम थ्योरी ऑफ लैंग्वेज कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज जो हमारा आज का टॉपिक है, इस पे हम लोगों को आज डिस्कशन करना है कि भाषा के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ जानकारी इकट्ठी की, लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ नॉलेज इकट्ठा किया कि लैंग्वेज है क्या, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका नेचर क्या है। कुछ लैंग्वेज को डेवलपमेंट के लिए, या कह सकते हैं उसके विकास के लिए, या हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज को पर्टिकुलर कैसे हम लर्न कर सकते हैं, कैसे उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे उसको अपने इमिटेशन कर सकते हैं, कैसे फील कर सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आज हम लोग लैंग्वेज के कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे, कुछ थ्योरी की बात करेंगे। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कुछ ऐसा बहुत साइंटिफिक थ्योरी नहीं है जो एक्सपेरिमेंटल साइंस में थ्योरी होती है, तो उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद जो हमारा एक फाइंडिंग आती है, फिर उसको हम सिद्धांत या थ्योरी के रूप में हम एक्सेप्ट करते हैं। भाषा या लैंग्वेज जो है कहीं न कहीं एक थ्योरी के आधार पर बेस है। इसका भी अपना एक स्ट्रक्चर है, इसका भी अपना एक नियम कानून है, इसका अपना भी ग्रामेटिकल एक रूल रेगुलेशन है। तो इन सब चीजों को देखने के आधार पर भी हमने यहाँ पर कुछ थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को हमने लिया है। निश्चित रूप से लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो सिंपल रूप में हमने यहाँ देख कहा है लैंग्वेज इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद मेनी सबसिस्टम लाइक सिस्टम ऑफ साउंड। यानी कि सिस्टम ऑफ साउंड की बात करेंगे तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ साउंड यानी कि फोनोलॉजी। अगर हम यहाँ थ्योरी की बात कर रहे हैं, सिद्धांत की बात कर रहे हैं, किसके, लैंग्वेज की या भाषा की, तो उसका हमने देखा कि कुछ एक अपना रूल रेगुलेशन है। यानी कि सिस्टम ऑफ साउंड है, फोनोलॉजी है, सिस्टम ऑफ वर्ड्स है, यानी कि इसे हम मॉर्फोलॉजी करते हैं, सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर, सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि जिसे हम सिंटेक्स करते हैं, सिस्टम ऑफ मीनिंग जिसे हम सेमेंटिक्स करते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग ये देख रहे हैं कि भाषा जो है या जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का भी अपना एक कॉन्सेप्ट है, उसका भी अपना एक स्ट्रक्चर है, उसका भी अपना एक सिस्टम ऑफ साउंड है, सिस्टम ऑफ वर्ड्स है। यानी कि कोई भी वर्ड्स जो है निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि उसको हम कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर देंगे और वो अपना मीनिंग सही रूप में बताएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ हम देखेंगे कि लैंग्वेज या भाषा के अंतर्गत जो सिस्टम है उसका अपना एक स्ट्रक्चर है। हम कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर, सिस्टम ऑफ मीनिंग है। यानी कि कोई भी वर्ड, जैसे हम एक सेंटेंस ले सकते हैं कि राम जाता है, या हम कह सकते हैं कि राम बाजार जाता है। अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह बोलें कि बाजार राम जाता है, तो निश्चित रूप से जो कॉन्सेप्ट है इस वर्ड सेंटेंस का, या इस सेंटेंस का जो मतलब है, जो फीलिंग्स आनी चाहिए कि बाजार कौन जा रहा है, तो निश्चित रूप से अगर हम वर्ड्स को आगे पीछे कर दें तो निश्चित रूप से उसका मतलब ही कुछ नहीं निकलेगा, या कभी कभी मतलब निकलेगा तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमने कहा कि बाजार राम जाता है,
तो निश्चित रूप से इस सेंटेंस में वो मीनिंग निकल के नहीं आ रही है जो आनी चाहिए। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, उस स्ट्रक्चर में सेंटेंस को रखते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, उसका ग्रामेटिकल एक पोर्शन होता है जिसमें हम कहीं न कहीं सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं। यानी कि जाता को अगर हम पहले कर दें, जाता है राम, तो निश्चित रूप से ये जो सेंटेंस बन रहा है ये कहीं न कहीं जो उसका स्ट्रक्चर है वो सही रूप में नहीं आ पा रहा है। क्रिया को पहले कर देना, कर्ता को बाद में करना, या वर्ब को पहले करना, सब्जेक्ट को बाद में रखना, तो ये जो स्ट्रक्चर चेंज होता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो कॉन्सेप्ट या जो थ्योरी बन के भाषा की है आई है वो कहीं न कहीं भ्रमित हो सकती है, या वो अपने जो मेन उसका टारगेट है, जो मेन उसका लक्ष्य है, उससे वो हट सकती है। तो निश्चित रूप से इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि भाषा का भी अपना एक क्या है, सिद्धांत है, अपनी एक थ्योरी है, और उस थ्योरी को समझने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिनोट किया है, जैसे लैंग्वेज एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एटीट्यूड, लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज एबिलिटी, लैंग्वेज इज ए स्किल, लैंग्वेज इज ए सोशल बिहेवियर, और कुछ हमने फोनेटिक्स के आधार पर भी थ्योरी देखा है, जिसे कुछ हमारे जो लिंग्विस्टिक हैं या जो हमारे फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं, उन लोगों ने भी कुछ अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, या अपनी कुछ फिलॉसफी या अपने दर्शन में कुछ बातों को भाषा के संदर्भ में कहा है। तो कुछ उसके आधार पर, जैसे पोपो थ्योरी, डिंग डोंग थ्योरी, तो ये जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर हम थोड़ा सा इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो एक एक करके हम पॉइंट्स को डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, और अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं। और आप लोग के पास एक निर्देश ये है, इंस्ट्रक्शन ये है कि ब्लैक बोर्ड पे जो चीजें लिखी होती हैं उसे आप अपना स्क्रीनशॉट के रूप में अपने पास सेव रख सकते हैं, पीडीएफ के रूप में सेव रख सकते हैं, और कहीं कहीं टॉपिक को एलिब्रेट करके, कॉन्सेप्ट को एलिब्रेट करके आप अपने मीनिंग के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को, अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पॉइंट्स को देखते हैं। थ्योरी ऑफ लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, जहां पे हम लोगों ने ह्यूमनिज्म और सोशलिज्म की बात की है। ह्यूमनिज्म एंड सोशलिज्म यानी कि मानवतावादी दृष्टिकोण और समाजशास्त्री दृष्टिकोण, इन दो चीजों की हम बात करते हैं। तो निश्चित रूप से हम ये देखते हैं कि जो थ्योरी ऑफ लैंग्वेज है उसमें अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें कि भाषा को किस रूप में लिया गया, तो भाषा को सबसे पहले लोगों ने बोला कि मानवतावादी है। मानवतावादी का सेंस यह है कि कहीं न कहीं जो भाषा है वह मनुष्य के लिए है, मनुष्य के विकास के लिए है, जिसे हम बार बार अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं। उसमें हम बताए हैं कि जो हमारे इस पृथ्वी पर मैन ही एक ऐसा व्यक्ति है या सोशल एनिमल है जिसके पास अपनी बोली है या अपनी भाषा है, वह अन्य एनिमल से अपने आप को डिफर करता है, और इसीलिए शायद वो क्या करता है कि इस पृथ्वी पर रूल भी कर रहा है। वो सभी नेचर के सभी चीजों को, जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं उनका उपभोग कर रहा है मैक्सिमम रूप से, और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम उपभोग अगर कोई कर रहा है वो मानव ही है या मैन है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो थ्योरी हमारी है लैंग्वेज की या भाषा की, उसमें सबसे पहले कहें कि मानवतावादी दृष्टिकोण की बात की गई कि यह क्या है, मानव के लिए है, व्यक्ति के लिए है। एक व्यक्ति तब तक अधूरा है अगर वह कुछ बोल नहीं पा रहा है, अपनी बात कह नहीं पा रहा है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए कहीं न कहीं भाषा की जानकारी आवश्यक है, यानी उसकी अपनी कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए जिसके आधार पर वह मनुष्यता को प्राप्त कर सकता है, यानी कि एक ह्यूमन के रूप में उसकी पहचान हो सकती है। अदरवाइज हम उसे भी क्या कर सकते हैं, ये भी एक पशु के समान है। अगर हम जैसे सिंपली कहते हैं कि भाई पशु नहीं बोलता या कोई एनिमल नहीं बोल रहा है, मनुष्य क्या है उससे डिफर होता है, तो सिर्फ कहीं कहीं अपनी किसी क्वालिटी और एबिलिटी के आधार पर। तो हम जो लैंग्वेज थ्योरी में सबसे कह सकते हैं, हिस्टोरिकल रूप में देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को इसको देख सकते हैं, तो वहां पे ह्यूमनिज्म की बात की जाती है कि कोई व्यक्ति मनुष्य या ह्यूमन तभी बन सकता है जब उसकी अपनी कोई एक भाषा या बोली हो जिसके थ्रू वो कहीं न कहीं अपने इमोशंस
फीलिंग, अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके। उसी क्रम में ह्यूमनिज्म के क्रम को ही कुछ कह सकते हैं, जो हमारे भाषाविद थे या लिंग्विस्टिक थे, साइंटिस्ट थे, फिलासफर थे, उन लोगों ने कहीं न कहीं इसे फिर एक कदम और आगे बढ़ के कहा कि नहीं, यह क्या है, सोशलिज्म है। कहीं न कहीं समाजशास्त्री गुण के आधार पर इसकी थ्योरी को हम डेवलप कर सकते हैं या इसकी थ्योरी को हम समझ सकते हैं। उनका कहना था कि जो लैंग्वेज है या जो भाषा है वह केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, यह हमारे समाज की बात है, पूरे सोशल रिलेशन की बात करता है। निश्चित रूप से अगर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिलता है, मैन टू मैन कांटेक्ट होता है, तो निश्चित रूप से जब हाय हेलो हम करते हैं तो वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि एक दूसरे से क्या है, एक रिलेशन डेवलप होता है। अगर हम अपनी फीलिंग्स, अपनी आइडियाज को सामने वाले से बेहतर तरीके से क्रिएट करते हैं या बेहतर तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं, तो सामने वाला भी उसको एक्सेप्ट करता है और वो भी उसका कुछ रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया देता है। और जो इंटरेक्शन दो व्यक्तियों के बीच में होता है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो यह इंटरेक्शन है, यह कहीं न कहीं हमारे सोशल रिलेशन को क्या है, डेवलप करता है। तो ये जो सोशल रिलेशनशिप का डेवलपमेंट है, ये कहीं न कहीं हमारे आपकी भाषा को या हमारी लैंग्वेज को एक सोशल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्रदान करता है। और कहीं न कहीं इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ जो भाषाविद या लिंग्विस्टिक्स जो थे, भाषा के जानकार थे, उन लोगों ने इसे केवल मानवतावादी ही नहीं कहा, बल्कि इसे समाजशास्त्री भी कहा। यानी कि ह्यूमनिज्म एंड सोशलिज्म का गुण इसके अंतर्गत है, जिसके आधार पर इसकी थ्योरी को डिफाइन करने का प्रयास किया। अगला एक कॉन्सेप्ट इसका जो हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हुए हैं, अगर इन पॉइंट्स को हम देखेंगे तो कहीं न कहीं जो लैंग्वेज के जो अपने कुछ गुण हैं या उसके कुछ अपने जो वर्चू है या फंक्शन के आधार पर हम कह सकते हैं, नेचर के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसके अपने कुछ क्वालिटीज हैं और उसी क्वालिटी के आधार पर कुछ सिद्धांतों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, डिस्कस किया गया है। तो उसमें सबसे पहला हमारा है लैंग्वेज एप्टीट्यूड। लैंग्वेज एप्टीट्यूड का क्या मतलब है कि निश्चित रूप से यहाँ पर जो एक व्यक्ति की इस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज एप्टीट्यूड की जो थ्योरी है, इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल जो कॉन्सेप्ट होता है, या हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की अपनी जो पहचान है वो बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए। जो भाषा नेचुरल रूप से बोली जाती है, जिसे हम चाहे बोली कर लें या भाषा कर लें, तो निश्चित रूप से अगर जो नेचुरल रूप से एक्सेप्ट की हुई बात है या नेचुरल रूप से बोली जाती है, वह कहीं न कहीं लैंग्वेज एप्टीट्यूड की बात करती है। अगर इस कॉन्सेप्ट और थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर नेचुरल चीजों की बात की जाती है। यहाँ पे किया जाता जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं उसमें हमें कोई जोर नहीं लगाना है, कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डेवलप नहीं करना है। नॉर्मल तरीके से हम उसे अपनी फैमिली में, अपने अगल बगल सोसाइटी और समाज में रह करके जिन भाषा को सीख लेते हैं या लर्न कर लेते हैं, वही हमारी अपनी भाषा और बोली हो जाती है। उसमें चाहे कोई रीजनल लैंग्वेज हो या फिर वो आपकी चाहे कोई नेशनल लैंग्वेज हो या फिर कोई आपकी फॉरेन लैंग्वेज हो, सेकेंड लैंग्वेज हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर नेचुरल एबिलिटी के रूप में जो भाषा को हम सीख लेते हैं नेचुरल प्राकृतिक रूप से, उसको हम लैंग्वेज एप्टीट्यूड के अंतर्गत या लैंग्वेज एप्टीट्यूड थ्योरी के अंतर्गत उसको हम रखने का प्रयास करते हैं। सेकंड हमारा क्या है, लैंग्वेज एटीट्यूड की बात की जा रही है। तो लैंग्वेज एटीट्यूड में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भाषा है वह कहीं न कहीं उसकी भी अपनी ये डिग्निटी है। डिग्निटी और प्राइड की बात की जाती है, यानी कि जैसे हम राष्ट्र की बात करते हैं तो हर राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है। जैसे भारत देश है तो भारत देश की भी अपनी एक लैंग्वेज है, उसकी एक भाषा है, संविधान में उल्लिखित है। हिंदी को राजभाषा के रूप में हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है और कहीं न कहीं उसके एक डिग्निटी और प्राइड को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और उस चीज को हम लोग जो है देखते हैं कि कैसे उस लैंग्वेज के लिए कहीं न कहीं उसके साथ जो एक अंतरात्मा की जो इमिटेशन होती है वो सब चीजें उसमें क्या है जुड़ी होती हैं।
तो निश्चित रूप से हम ये देख सकते हैं कि एटीट्यूड होता है, लैंग्वेज में भी अपना एक एटीट्यूड होता है और उस एटीट्यूड के साथ ही भाषा का विकास होता है। उस कंडीशंस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंग्वेज एटीट्यूड की बात की जा रही है। अगर हम सेकंड पॉइंट्स की बात करें थ्योरी में तो लैंग्वेज एटीट्यूड की बात होती है। यहाँ पर जो है हम ये देख सकते हैं कि कैसे उसका अपना एक प्राइड है, उसका एक सम्मान है, उसकी अपनी एक डिग्निटी है। यानी कोई भी भाषा है तो उसके अंतर्गत इन सभी बातों का होना जरूरी है, या हम कह सकते हैं कि हर भाषा के अंतर्गत यह सभी बातें समाहित होती हैं, सम्मिलित होती हैं कि उसके अंतर्गत प्राइड होता है, उसके अंदर डिग्निटी होती है, उसका अपना एक स्वाभिमान होता है, अपना एक सम्मान होता है, और उसके लिए कहीं न कहीं आम जनमानस जो है लड़ने मारने के लिए भी तैयार रहता है, मरने मारने के लिए भी तैयार रहता है। तो निश्चित रूप से थ्योरी जो है का जो कॉन्सेप्ट है हम उसको लैंग्वेज एटीट्यूड के रूप में देख सकते हैं। अगला हमारा जो है लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है, जो ये पॉइंट्स है ये इसका लैंग्वेज का बहुत बड़ा गुण है, वर्चू है। हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए होंगे उसमें जब हम पहली क्लास लिए होंगे तब भी हमने सबसे पहले बोला लैंग्वेज क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि एक संप्रेषण का साधन है। हम किसी से भी मिलते हैं, हाउ डू यू डू बोलते हैं, हैव ए नाइस डे, यानी कि इन जैसे शब्दों के साथ हम अपना इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं सामने वाले के साथ। और निश्चित ही कुछ ऐसे और भी कह सकते हैं कम्युनिकेशन की स्किल्स जो होती हैं इस भाषा के अंतर्गत है। अगर हम सिंपल सी बात कहें कि अगर हमारे पास अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है, अपनी कोई भाषा नहीं है, तो निश्चित रूप से हम जो है अपनी फीलिंग्स, अपनी आइडियाज और अपने इमोशंस को उतने बेहतर तरीके से नहीं बता सकते हैं। कहीं न कहीं जैसे उसको बताने के लिए हमें क्या होगा कि एक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो जो हम यहाँ जो बता रहे हैं कि लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो इसका एक पॉइंट है, जिसका तीसरा पॉइंट है थ्योरी का कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, यानी कि यहाँ पर संप्रेषण का गुण उसके अंतर्गत होता है, और उस संप्रेषण के गुण के अंतर्गत जो है कहीं न कहीं जो है भाषा अपना काम करती है। यानी कि अगर एक दूसरे से अपनी बात कहनी है, एक दूसरे से इंटरेक्शन करना है, तो लैंग्वेज उसके लिए सबसे बेहतर माध्यम हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है लैंग्वेज इज आर्बिट्री। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? सिंपल सी बात है, भाषा को हम लोगों ने जैसा इसके बारे में पिछले वीडियो में हम चर्चा इस पॉइंट्स पे हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी फिर से एक बार इस पे डिस्कस करेंगे कि आर्बिट्री का मीन्स क्या होता है। यानी कि जो भाषा है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज का अगर हम बोले कि अगर किसी पार्टिकुलर किसी वस्तु या थिंग्स को हमने कोई नाम दिया हुआ है तो उसको ये नाम हमने क्यों दिया है ये कोई गारंटी के साथ हम नहीं बता सकते, या इसकी कोई थ्योरी नहीं है कि इसको हमने नाम क्यों दिया। जैसे कैट को हम बोले कैट, अगर हमने कैट नाम दिया है किसी जानवर को तो क्यों दिया है, इसका कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो किसी लैंग्वेज में उसे कैट कहा जा रहा है और किसी लैंग्वेज में उसे बिल्ली कहा जा रहा है, और किसी लैंग्वेज में अगर उसे हम देखें तो बिल्ली कहा जा रहा है। यानी कि एक ही जानवर को हम लोग जो है अलग अलग नामों से जान रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि जानवर तो एक है, उसका स्ट्रक्चर एक है, उसका ढांचा एक है, उसकी डिजाइन एक है, फिर उसको हम अलग अलग नामों से अलग अलग लैंग्वेज में क्यों जान रहे हैं, तो कहीं न कहीं भाषा की अपना एक अलग पहचान है, एक लैंग्वेज की अपनी अलग पहचान है, या उसका एक वर्च्यू है, गुण है, जो कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या एनिमल, किसी के लिए भी हम कह सकते हैं, इस डिनोट कर सकते हैं कि उसके लिए किस लिए इसका नाम दिया गया या किस रूप में इसे हम कहते हैं, इसका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कट नहीं। अगर आपसे कोई डिस्कस करता है कि हम इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं तो दे सकता है, और हो सकता है धीरे धीरे वही नाम प्रचलित हो जाए, फिर उसको उसी नाम से लोग जानने लगे और फिर उसको आपकी भाषा लैंग्वेज में एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो निश्चित रूप से जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो कैट की बात करते हैं,
और जब हिंदी में बात करते हैं तो बिल्ली कहते हैं, और जब तेलुगु में बात करते हैं तो उसका नाम बिल्ली होता है, और मलयालम में बात करते हैं तो उसे हम पूसा भी कहते हैं। तो एक ही जानवर को हम अलग अलग नामों से जानने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से जो भाषा होती है वह आर्बिट्री रूप में काम करती है। हम इसको चेयर क्यों कहते हैं, हम टेबल क्यों कहते हैं? हम टेबल को चेयर भी कह सकते थे। अगर हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट होता है कि हम टेबल को चेयर बोले, तो उसका कहीं न कहीं जो टेबल का गुण है चेयर बोलने से नहीं बदलेगा, वो काम टेबल का ही करेगा, हम उसे चाहे चेयर बोल दें या कुछ और। तो कहने का सेंस, जो भाषा की अपनी थ्योरी है, एक लैंग्वेज की अपनी जो थ्योरी है, उसका एक कॉन्सेप्ट है, यह आर्बिट्री होती है। यहाँ पर जो इसका कॉन्सेप्ट है, अगर किसी वस्तु का कोई नाम है, किसी थिंग्स का कोई नाम है, तो उसके लिए कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये किस लिए रख दिया गया, ऐसा कोई क्लियर कट कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है लैंग्वेज इज ए स्किल। लैंग्वेज स्किल, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो हमारी लैंग्वेज है ये कहीं न कहीं एक स्किल पे आधारित है। अगर आपको लैंग्वेज को सीखना है तो आपको लैंग्वेज ऑफ लिसनिंग या स्किल ऑफ लिसनिंग, स्किल ऑफ स्पीकिंग, स्किल ऑफ राइटिंग, तो आपको इन सब चीजों को सीखना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। यानी कि जो हमारी ये थ्योरी है लैंग्वेज इज ए स्किल, इसमें आपको निश्चित रूप से इसके जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग का जो स्किल है, जो कॉन्सेप्ट है और जो उसका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में आपको उसको लर्न करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये भी एक इसकी थ्योरी है कि अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो पहले आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई चीज आप पहले लिखने लगेंगे, जब कोई चीज आप सुनेंगे फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, निश्चित रूप से उसके बाद आप रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद आप राइटिंग करेंगे। तो जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, उस आधार पर कहीं न कहीं जो ये लैंग्वेज की थ्योरी है, इस आधार पर अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करती है। अगला हमारा जो टॉपिक है लैंग्वेज इज ए सोशल बिहेवियर। जो सोशल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट है, अभी जब हम इसके बैकग्राउंड की बात कर रहे थे या जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे कि जो थ्योरी आप हिस्टोरिकल चीजों की बात कर रहे थे कि जब सबसे पहले भाषा के बारे में जानकारी शुरू हुई तो क्या कहा जाता था, तो यहाँ पर हम लोग सोशलिज्म की बात कर रहे थे। तो वही बात यहाँ पे भी हो रही, लैंग्वेज इज सोशल बिहेवियर, यानी कि यहाँ पर जो है आपका सामाजिक व्यवहार कैसा है, आपका समाज में इंटरेक्शन कैसा है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा का अपना एक सिद्धांत डेवलप हुआ है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि एक छोटा बालक होता है, जब वो अपने घर में जन्म लेता है तो उसे कोई भी चीज क्या है बतानी नहीं पड़ती है। वो अपने ग्रैंडफादर से, ग्रैंडमदर से, फादर मदर से या अपनी फैमिली के अन्य मेंबर से कहीं न कहीं क्या है कुछ चीजों को सुनता है, वो लोग कैसे बोल रहे हैं, किन वर्ड को बोल रहे हैं, तो उन्हीं वर्ड को सुन करके वो जो है कहीं कहीं अपनी भाषा को डेवलप करता है या अपने कह सकते हैं कि भाषा को सीखने का प्रयास करता है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज थ्योरी है, लैंग्वेज थ्योरी में हम लोगों ने सोशल बिहेवियर पॉइंट्स को लिया है, तो इसका यही कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी भाषा को इसी समाज में रह करके सीखते हैं। अक्सर हम लोग एक चीज देखते हैं, जब छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है अपने मोहल्ले में आस पड़ोस खेलने चला जाता है, कुछ वहां भी बच्चे होते हैं गली के, अगर वहां पर कोई बच्चा निश्चित रूप से उसका बिहेवियर थोड़ा अच्छा नहीं है, उसकी भाषा शैली अच्छी नहीं है और उसका जो कह सकते हैं बोलने का ढंग है या जो शब्दों का चयन करता है वो थोड़ा सा स्लैंग वर्ड का यूज करता है, तो वो जो स्लैंग वर्ड होता है आपका भी अपना बच्चा सीख के आ जाता है बाहर से और उसे फिर अपने घर में यूज करता है। तो ये कहीं न कहीं ये भाषा का जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, सोशल बिहेवियरिज्म इसमें होता है। तो हम निश्चित रूप से देख सकते हैं कि हम अपने घर में तो शुरुआत करते हैं भाषा को जानने का, और जब हम अपने और समाज के लोगों से जुड़ते हैं
तो निश्चित रूप से वहां से भी नए नए शब्दों को सीखने का प्रयास करते हैं, नई नई नॉलेज, नए नए भाषा को, नए नए वर्ड्स को सीखने का प्रयास करते हैं। और सिंपल सी जब वो बच्चा कोई बाहर से स्लैंग वर्ड सीख के आता है तो फिर उसे समझाया जाता नहीं कि गलत वर्ड है, इसका यूज नहीं करना है। लेकिन कहीं कहीं उस बच्चे ने अपने समाज में, अपने पड़ोस में रहने वाले किसी बच्चे से वो वर्ड सीखा। तो हम यहाँ निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो हमारा ये थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज का, उसमें यह सोशल बिहेवियर का गुण निश्चित रूप से रखता है। हम कह सकते हैं सोशलिज्म का गुण इसके अंतर्गत पाया जाता है, जिसको कि हमारे पुराने कुछ लिंग्विस्टिक जो थे उन लोगों ने भी डिफाइन किया था। यह समाजशास्त्री गुण के आधार पर होता है। तो भाषा में क्या है, सोशल बिहेवियर का गुण पाया जाता है। बच्चा अपने मम्मी पापा, ग्रैंडफादर से, अपने दादा दादी से सीखने की शुरुआत करता है और निश्चित रूप से जब वो समाज में बाहर निकलता है तो अपनी आस पड़ोस के मोहल्ले से, अपने गांव घर से कुछ चीजों को सीखने का प्रयास करता है। तो जिससे फिर उसकी जो है लैंग्वेज का विकास होता है। लैंग्वेज का विकास वर्ड्स के विकास के द्वारा ही होता है। जितने ज्यादा शब्दों को सीखेगा उतने ही ज्यादा उसकी लैंग्वेज का विकास होता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज इज सोशल बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को देखा लैंग्वेज की थ्योरी में, जो कहीं कहीं इसके एक कह सकते हैं कि आंतरिक गुण के आधार पर हम लोगों ने देखा। इसके इमिटेशन का जो भाषा का गुण है उसके अंतर्गत देखा कि भाषा कैसे फंक्शन करती है, कैसे कार्य करती है। उसके आधार पर कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने डिटेक्ट करने का प्रयास किया और कुछ थ्योरी यहाँ पर हमने दी हुई है, जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ हमारे जो दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, या कह सकते हैं कि हम इसमें देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भाषा को किस रूप में जानने का प्रयास किया, उसके आधार पर हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो थ्योरी के नाम से हम पहले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो इसको हम देखेंगे किसने दिया था, रूसो साहब, जीन जैक्स रूसो, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे विचारक रहे, फिलोसोफर रहे। इन्होंने प्रकृतिवाद में अपना सिद्धांत दिया। तो यहाँ पर भी ये बोबो थ्योरी की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर निश्चित रूप से इसके अंतर्गत भी ये बात करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर नेचुरलिटी की बात होगी। रूसो साहब जो थ्योरी है, जो उनका फिलोसफिकल कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, उसमें वो नेचर की बात करते हैं। और नेचर की बात करते हैं जो भाषा के संदर्भ या लैंग्वेज के संदर्भ में उन्होंने थ्योरी दी, वो थ्योरी दिया। वहां पर भी वो क्या करते हैं, निश्चित रूप से वो बात करते हैं नेचुरलिटी की, यानी कि व्यक्ति जो है जो चाइल्ड हमारा है, चाइल्ड क्या है कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपनी चीजों को सीखने का प्रयास करता है या भाषा को सीखने का प्रयास करता है। यहाँ पर उसे कोई जोड़ देने की जरूरत नहीं है कि आप इसको सीखो, इसको पढ़ो। वो धीरे धीरे चीजों को सीखने का प्रयास करता है और धीरे धीरे उसके वर्ड्स जो है, जब ज्यादा उसका भंडार बड़ा हो जाता है, उसके पास वर्ड्स के भंडार ज्यादा हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसका जो लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट है वो अपने आप होने लगता है। तो जो बोबो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है रूसो साहब के द्वारा, तो निश्चित रूप से इनका कहना है कि यहाँ पर जो एक चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वह नेचुरल तरीके से लैंग्वेज को सीखने का प्रयास करता है। हम देख सकते हैं सेकंड हमारा क्या है, पोपो थ्योरी, जिसे मुलर साहब ने दिया था। निश्चित रूप से इस थ्योरी में जो है मुलर साहब का कहना है कि लैंग्वेज का जो विकास होता है वो कहीं न कहीं हम कहते हैं इमोशंस के द्वारा जुड़ा होता है। अगर हमें दर्द हुआ, दुख मिला, कहीं कोई कष्ट मिला, या हम रास्ते में कहीं जाए, हमें चोट लग गई, चोट लगती है तो कुछ हमारे मुंह से आवाज निकलती है, जैसे हमने कहा आ, तो कहीं कहीं जो ये आवाज निकलती है या इमोशन से जुड़ा हुआ कोई वर्ड निकलता है, तो उसके लिए भी कहीं कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा या चाइल्ड को बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो वर्ड कहीं कहीं वो धीरे धीरे वो सीख लेता है और वो बोलना स्टार्ट करता है। तो जो थ्योरी ऑफ लैंग्वेज है, पोपो थ्योरी के कॉन्सेप्ट है, मुलर साहब के अकॉर्डिंग जो है, उसमें कहीं कहीं वो इमोशंस की बात करते हैं, पेन की बात करते हैं। अब हम उसमें कह सकते हैं स्पॉन्टेनियसली जो होता है वर्ड, कि अगर हम कहीं एकाएक स्पॉन्टेनियसली कोई वर्ड यूज कर लेते हैं या बोलते हैं, तो वो कहीं कहीं इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आ सकता है। जैसे हमने बोला कि अगर हमें चोट लगी तो
मुंह से आवाज निकलती आह की, तो वो कहीं न कहीं एक वर्ड जो एकाएक निकल जाता है, उसमें हम जो है इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत या इस थ्योरी के अंतर्गत समझने का प्रयास कर सकते हैं। अगली एक हमारी थ्योरी है डिंग डोंग थ्योरी, जिसे हम कहते हैं। ये भी कहीं न कहीं मुलर साहब के द्वारा ही दी गई है। डिंग डोंग थ्योरी क्या है? अक्सर एक गाना आप लोगों ने भी सुना होगा, डिंग डोंग बेबी डिंग डोंग। तो ये जो गाना का प्रयोग हुआ था फिल्मों में, वो कहीं कहीं एक हमारी थ्योरी डिंग डोंग थ्योरी जो मुलर साहब की दी गई है, इसी के कहीं कहीं हो सकता है अपनीत होकर लिखा गया हो, इमिटेट होकर किया गया हो। इस थ्योरी में कहीं कहीं मुलर साहब ने जो कहा है कि गेस्चर के आधार पर, यानी कि आपके हाव भाव के आधार पर ये जो है काम करती है भाषा, कि कभी कभी हम एकाएक कुछ ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो अपनी भाषा के साथ साथ हमारे चेहरों का हाव भाव भी बदल जाता है। वो कहीं न कहीं डिंग डोंग थ्योरी के अंतर्गत लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, या जो लैंग्वेज थ्योरी ऑफ लैंग्वेज है उसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो मुलर साहब ने बोला है, ये कहा है कि आपको एकाएक जो कोई चीज आश्चर्यचकित कर दे, एस्टोनिश्ड हो जाए आप, तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वह डिंग डोंग थ्योरी के अंतर्गत लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो सकता है। यो ही हो थ्योरी हम कह सकते हैं, यो ही हो थ्योरी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पर कहीं न कहीं जो फिजिकल एक्सर्शन होता है, फिजिकल एक्सर्शन के थ्रू हम लोग जो भाषा का यूज करते हैं या जो लैंग्वेज का यूज करते हैं या जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, तो वह इस यो ही हो थ्योरी के अंतर्गत उसको हम रख सकते हैं। जैसे सपोज दैट कभी कभी आप समूह में कोई काम कर रहे हैं, ढेर सारे लोग हैं, और किसी सपोज दैट करिए कोई फोर व्हीलर खराब हो गई, उसको धक्का लगा रहे हैं, तो कुछ 5-6 लोग मिलकर के धक्का लगाते हैं, जोर लगाते हैं, तो एक साथ मिलकर एक आवाज निकालते हैं कि शाबाश जल्दी करो, एक साथ जोर लगाओ। तो जो समूह में कहीं कहीं परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा एक साथ जो समूह में कह सकते हैं कि भाषा का विकास होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, तो निश्चित रूप से वह इस थ्योरी के अंतर्गत हम जो है कहीं कहीं अपने कॉन्सेप्ट को रख सकते हैं। एक यहाँ पर थ्योरी है टाटा थ्योरी, जिसे हम टंग मूवमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। टाटा थ्योरी यानी कि टंग मूवमेंट के नाम से भी इसे हम जानते हैं। जैसे सपोज दैट करिए कि इसके अंतर्गत किस तरह की भाषा का यूज होता है या किस तरह की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। जैसे अपनी जबान से हम लोग कोई आवाज निकालते हैं करके, हम इस तरह कुछ आवाज निकाले, तो अपनी टंग के द्वारा जो हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं बिना कुछ बोले, कुछ आवाज के द्वारा इशारा करते हैं, तो कहीं कहीं टाटा थ्योरी के कॉन्सेप्ट में हम लोग इस भाषा के डेवलपमेंट को देख सकते हैं। यानी इस जो थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप जो है कोई वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, बट अपनी जो टंग है उससे जो साउंड आप एक्सप्रेस करेंगे, उस साउंड के एक्सप्रेशन से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वह निश्चित रूप से टाटा थ्योरी के अंतर्गत हम लोग रखने का प्रयास करते हैं। एक है लाला थ्योरी, इसको केटे साहब ने सबसे पहले दिया था, बाद में ओटो जेफरसन साहब ने इसका नाम दिया कि लाला थ्योरी। ये क्या है? इस थ्योरी के अंतर्गत कहीं न कहीं एक्सप्रेस करते हैं इसको, पोएट्रीज को, जो फीलिंग्स होती है कहीं कहीं अपनी कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, पोएट्री के माध्यम से कुछ अपनी फीलिंग्स, आइडियाज को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, तो निश्चित रूप से जो ऐसा लैंग्वेज का यूज करते हैं या जिस भाषा का हम यूज कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, आइडियाज को पोएट्री के थ्रू डेवलप करने का, वो कहीं न कहीं हमारी इस थ्योरी के अंतर्गत आता है, जिसके प्रतिपादक केटे साहब हैं, बट इसका जो नामकरण किया था ओटो जेफरसन साहब ने किया था। तो ये जो कुछ थ्योरी थी, इस थ्योरी के माध्यम से हम लोगों ने लैंग्वेज को समझने का प्रयास किया, उसके कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास किया, और थ्योरी ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत जो ये टॉपिक्स हैं इस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और आज के मॉडर्न युग में कह सकते हैं, मॉडर्न लिंग्विस्टिक के रूप में नोम चॉम्स्की ने एक अपने थ्योरी दिया, जिसे हम एलईडी थ्योरी कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की साहब जो है मॉडर्न लिंग्विस्टिक के रूप में अमेरिकन जो है थिंकर थे। ये कहीं न कहीं भाषा के बारे में अपने बहुत ज्यादा अध्ययन किया, रिसर्च किया है, और इनका अपना जो कॉन्सेप्ट था कि जो लैंग्वेज है
लैंग्वेज को सीखने के लिए बच्चों को ग्रामर की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। भाषा को सीखने के लिए हमें ग्रामेटिकल चीजों पर कम जोर देना है, और उसके लिए सिंपल से एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं कि हमें किसी बच्चे, छोटे बच्चे को ये नहीं बताना पड़ता है कि पहले कर्ता होता है, फिर क्रिया होती, फिर सहायक क्रिया होती, फिर मेन क्रिया होती है। तो जो ये स्ट्रक्चर सेंटेंस का है, हम ये बात किसी बच्चे को नहीं बताते हैं। हम सिंपली जिस रूप में बोलते हैं, वो चाइल्ड जो होता है वो धीरे धीरे उन चीजों को सीखने का प्रयास करता है और उन चीजों को, भाषा को सीख लेता है, और जब थोड़ा बड़ा होता है तब अपनी लैंग्वेज को कह सकते हैं इंप्रूव करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए ग्रामर को सीखने का प्रयास करता है। तो चॉम्स्की साहब का ये कहना था कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के रूप में हम इसको देखते हैं, तो हमारा ये कहना है कि चाइल्ड जो होता है उससे ग्रामर सीखने की जरूरत पहले नहीं होती है। वह भाषा का जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, निश्चित रूप से वह केवल एक नॉर्मल तरीके से भाषा को सीख करके अपना डेवलपमेंट करता है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक आज रहा है। यहाँ से कहीं से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़िएगा। किसी अगले वीडियोज में हम इसे पूरा रिवीजन करने का प्रयास करेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन पॉइंट्स के आधार पर आप अपने नॉलेज को, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज का जो नॉलेज है उसे डेवलप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू माय डियर।